हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के इतिहास के लिए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज हम इतिहास के 100+ क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनिएगा और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला इतिहास में क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पुरापाषाण काल। सेकेंड है, किस काल में पत्थरों के औजार बनाए सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थरों के औजार सबसे पहले पाए गए थे पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए रहते, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या और भी कुछ। तो करेक्ट आंसर है नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, और सिंधु नदी के किनारे जो स्थित स्थान था वो था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, या मोहनजोदड़ो का क्या मतलब होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता या मातृ देवी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ये भी क्वेश्चन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, जिसको सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर बंदरगाह था। तो जहाजी मालघाट जो लोथल नामक स्थान है किस सभ्यता में है? वो सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध था और दूध के बने उत्पाद। नेक्स्ट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले किया गया तांबा का। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव सभ्यता ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो सबसे पहले जो धातु की खोज हुई थी वो थी तांबा। नेक्स्ट है, वैदिक किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो वेद त्रयी संयुक्त रूप से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। ये पता होना चाहिए कि 4 वेद है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें से सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, और इनमें से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को एक साथ बोला जाता है वेद त्रयी। ठीक है, और लास्ट वाला जो वेद है अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों? क्योंकि उनको घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे उन्होंने रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट क्या होता है? तो ऋग्वेद में गाय के बहुत संदर्भ हैं, जितना रेफरेंस है वो गाय का है। ऋग्वेद जो थे गाय को बहुत ज़्यादा पूज्य पशु मानते थे, और अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे, और पुरोहितों को जो दिया जाने वाला उपहार था वो भी गाय होती थी, ना कि ज़मीन। तो ऋग्वेद काल में, आर्यों के काल में जो होता था, गाय सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा पूजनीय थी। नेक्स्ट है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास थे, तो उनकी प्राचीनतम बस्ती भी जो थी वो सप्त सिंधु प्रदेश में थी। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है, और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो उस विदुषी का नाम था गार्गी।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणदेही स्तंभ, इसके द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगृह में। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज को दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो ये कौन से दो वर्ग थे? स्त्रियां और शूद्र। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास रखता है? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है, यही बौद्ध धर्म का मत था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो पाली पाठ में की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? वो है वाम सात पाक्सिनी। नेक्स्ट है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये धर्म है बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसको माना गया है? ऋषभदेव को। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो अंग कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, वो स्थित है श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा है? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो भाषा थी संस्कृत। अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी बोला जाता है, और पोरस, इन दोनों ने लड़ाई लड़ी थी, तो वो कहाँ लड़ी थी? तो झेलम नदी के किनारे। एक पार सिकंदर था, दूसरे पार पोरस था, और वहाँ लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो नाम है मूसा साहिब। नेक्स्ट है, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की जो परिवर्तन आया था वो कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा जो खून बहा था वो देखकर अशोक बिल्कुल विचलित हो गया था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर स्थानांतरित किया, और उसके बाद धीरे धीरे उनका प्रशासनिक नीति में परिवर्तन आया। नेक्स्ट है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो वो है अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो वो थे रॉक एडिक्स 13। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? वो थे मेगस्थनीज। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। किस प्रसिद्ध शासकों को शिलालेखक का जनक कहा जाता था? तो अशोक जो थे उनको शिलालेखों का जनक कहा जाता था। मौर्य वंश के शासन में दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक को स्थानिक बोला जाता था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मिलिंद पान्हु क्या है? बौद्ध पाठ है जिसको मिलिंद पान्हु बोला जाता है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो वो प्रसिद्ध राजा है कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली में किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की जो गांधार शैली थी वो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल जो थे वो कलिंग वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये था गुप्त।
चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों के साथ। नेक्स्ट है, अपनी गुप्त काल में किस धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, तो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए। अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन किसको बोलते थे? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो समुद्रगुप्त की वर्णित है। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक है कालिदास। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपने परामर्श किसके दरबार में दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरि भी थे, फाहियान भी आया था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। अरिकामेडु जो है वो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र है। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो पंडित चोल, मुडिकोंड और गंगैकोंड सारी उपाधि चोल राजा राजेंद्र ने धारण की। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों में दान दी गई? तो पल्लीचंदम ये दान की गई। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता था? तो राजराज प्रथम जो थे इन्होंने लंका को जीता था। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ये मिलती है चोल प्रशासन से। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु पर था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि थे, पंपा, पोन्ना और रान्ना और कैलाश मंदिर। ठीक, किस राजवंश ने के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का। रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उनको किसका संरक्षण प्रदान था? तो उनको संरक्षण प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने लिखी थी कथा सरित सागर। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे हर्षचरित्र के लेखक। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल राजपूत ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज जो राजा थे उन्होंने प्रमाण की उपाधि ली थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज जो था वो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया। तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनशांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला गया ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई? हर्षवर्धन के द्वारा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। दिद्दा नाम की रानी भारत के किस भाग पर शासन किया? तो दिद्दा नाम की जो रानी ने भारत पर शासन किया 980 से 1003 ईस्वी तक, और इन्होंने शासन किया कश्मीर में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम और ये पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया।
तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। तराइन की जो थी 2 लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 में। तो 1191 में जब हुआ था तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जब दूसरी लड़ाई हुई तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, और ये तराइन नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए उसको तराइन का युद्ध बोला जाता है। भारत का प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुग़ल बादशाह था बाबर। तो ये थे हमारे आज के 100 जीके के क्वेश्चन। आई होप ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन, so you can write in the comment section. Thank you everyone for joining. Have a nice day.